हेलो एंड वेलकम टू ZB लैंग्वेज लैब। दिस इज़ जफ़र। आज हम लोग कुछ ऐसे हिडन रूल्स डिस्कस करेंगे इंग्लिश के, जो आपकी एग्जाम्स में बहुत ज़रूरी होते हैं और जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। बहुत कम रूल्स आपने इस तरह के देखे होंगे, बट जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चंस आते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और फिर जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर होते हैं तो उस टाइम आपको लगता है नहीं, हमने फलां जगह डिस्कस करे थे, है ना, तो हमने ये पढ़ा था वो पढ़ा था, बट एक्चुअल में आपने पढ़ा तो होता है बट एग्जाम में भूल जाते हैं आप लोग। तो आज कुछ एक रूल्स करते हैं, ऐसे रूल जिन्हें आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। इफ़ यू आर देयर in any, if you have applied for SI, you have applied for junior assistant, for any examination you are targeting, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन सिर्फ आप यही वीडियो देख लोगे, आपके लिए ये रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो, और इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन द 20 रूल्स ऑन क्लासेस। और आज के जो 20 रूल्स हैं ये हम करेंगे सेंटेंसेस पे। ओके, तो सेंटेंसेस जिस तरह के भी होंगे, जिन भी तरह के सेंटेंसेस होंगे, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड हों, टफ हों, ईजी हों, है ना, हर तरह के बनने वाले क्वेश्चंस इन्हीं सेंटेंसेस से बनेंगे। ठीक है, इन्हीं रूल से बनेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट रूल क्या बनता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फर्स्ट रूल ये बनता है कि कोई भी सेंटेंस होगा, ओके, फर्स्ट रूल आप लिखेंगे, कोई भी सेंटेंस होगा उसके लिए ज़रूरी है कि सेंटेंस में ना एक होना चाहिए आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ओके, एक आपका वर्ब होना चाहिए। अब अगर ऐसा नहीं है, ओके, कोई सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है, तो क्या वो सेंटेंस हो जाएगा? आंसर इज नो सर, वो सेंटेंस नहीं होगा। तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका सिंपल सिंपल फ्रेज हो जाएगा। ओके, तो क्या मैंने बोला कि कोई भी अगर सेंटेंस होगा उसके लिए जरूरी है कि सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन में, हमने लिखा शी इज गोइंग टू स्कूल। जब मैं लिखा शी इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे ना अगर आप देखेंगे तो दिस शी इज सब्जेक्ट और ये गोइंग जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है, और ये स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप देखोगे इस चीज़ को, दोबारा से मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे शी ना होता, ओके, तो मैं ऐसे लिखता गोइंग टू स्कूल। ओके, तो एज एन एग्जामिनर मैं आपसे पूछता हूँ, भाई बताओ विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, ओके, या विच टाइप अमंग द ऑप्शंस इज दिस, इज इट अ सेंटेंस, फ्रेज, क्लास, या क्या? उस कंडीशन के साथ ये ना सिंपल सिंपल में फ्रेज है, कोई क्लैरिटी नहीं है ना, है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। गोइंग टू स्कूल कौन जा रहा है, नो आइडिया, हु एल्स इज गोइंग टू स्कूल, नहीं पता। तो जो भी गोइंग टू स्कूल होगा उससे पहले जाने वाला होगा, यानी या तो शी होगा या आपका ही होगा। क्लियर है भाई साहब? चलिए, तो यहाँ पे जरूरी क्या है, फर्स्ट रूल क्या हमने पढ़ा? फर्स्ट रूल हमने ये पढ़ा कि कोई भी सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। ओके भाई साहब, चलो अब सेकंड पॉइंट क्या, अब इसके स्क्रीनशॉट लेते रहना, है ना। चलिए, जैसे अगर हम इसकी पीछे वाले सेंटेंस की एक और एग्जांपल लिखते हैं यार, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी, हम लिख सकते हैं शी वर्क्स हार्ड। इसमें एंड वर्किंग हार्ड, इन दोनों में आप मुझे बताओ कि ठीक सेंटेंस कौन सा है। ओके, ऑब्वियसली आप कहेंगे कि सर हर सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वन सेकेंड, सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए। लेकिन आप तो सिर्फ वर्ब की बात कर रहे हो प्लस ऑब्जेक्ट की। ओके, ओके, सिर्फ वर्ब होगा इसका तो कोई सेंस यहाँ पे नहीं बनता है। तो इस कंडीशन में ये जो सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा और ये जो सेंटेंस है ये ठीक हो जाएगा। क्लियर है? ओके भाई साहब, चलिए रूल नंबर सेकंड लिख लीजिएगा, है ना, नोटबुक पे। रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि सेंटेंस वही होगा जो ना अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देगा। ओके, सेंटेंस वही होगा जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देगा। मतलब ये हो गया, मैं ऐसा लिखता हूं, व्हेन ही अराइव्ड द मीटिंग बिगेन। ओके, जब वो आया तो मीटिंग शुरू हो चुकी थी, उसको आप कॉमा बना लेना ऐसे, ठीक है, ऐसे तरीके से। चलिए, अब अगर मैं लिखूंगा, अगर मैं सिंपल ऐसे लिखता हूं, व्हेन ही
अराइव्ड। अब जब मैंने बोला व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आया, तो क्या जब मैंने बोला जब वो आया तो क्या यहाँ पे कोई क्लैरिटी है? अब बोलोगे सर अगेन आप क्या कर रहे हो, अगेन आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल वर्ब के साथ ही जा रहे हो, जहां पे आपके पास वर्ब भी है ना, जहां आपके पास सब्जेक्ट भी है, ओके, जहां आपके पास ऑब्जेक्ट भी है, वहां आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। लेट मी टेल यू गाइज, दिस इज योर, वन सेकेंड, this is your subject, arrived is your verb, and the meeting began is your subject. ओके, तो जब वो आया तो मीटिंग शुरू हो चुकी थी, बट हियर ओनली व्हेन ही अराइव्ड। यहां पे सिर्फ कौन है? यहां पे आपका प्रोनोन प्लस आपका वर्ब है, लेकिन यहां पे क्लैरिटी नहीं है। ओके, व्हेन ही अराइव्ड तो क्या, जब ये बोलेगी सर वो तो आया बट क्या, तो सेंटेंस में यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। इस कंडीशन में बोलेंगे सर वही सेंटेंस ठीक होगा जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देगा। ओके भाई साहब, क्लियर है? या अगर मैं ऐसा बोलूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं इसको अरेज करने वाला हूं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि व्हेन ही अराइव्ड द मीटिंग बिगन, वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर मैं ऐसा लिखता हूं, वन सेकेंड, सेकंड पॉइंट ना अगर मैं यहाँ पे फ्रेश लिखता हूँ कोई, ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ द मीटिंग वास, मुझे बताओ, मैंने बोला था मीटिंग वास, मीटिंग थी, अब इसका कोई मीनिंग निकलेगा? ऑब्वियसली यू विल से नो सर, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। क्यों? बिकॉज ओनली एंड ओनली दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्ब, यानी ये अपने आप में कोई मेन वर्ब नहीं है भाई साहब, ये अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है, और जब सेंटेंस के बाद हेल्पिंग वर्ब लगे तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता। राजू गो, सॉरी राजू गोस, ओके, दे गो, रवि गोस, राजू एंड रवि गो, तो क्या इसका कोई मीनिंग क्लियर? नो, दीज आर जस्ट फ्रेजेस, ओके, दीज आर नॉट योर सेंटेंसेस। तो ये सिर्फ एक फ्रेजेस हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, जिनका कोई क्लियर कट मीनिंग नहीं होता, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं वैसे फ्रेजेस हैं। अब रूल नंबर थर्ड पर करते हैं। रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि भाई साहब कोई भी आपका फिनिट वर्ब होगा, ओके, कोई भी आपका, रूल नंबर थर्ड आप लिख लें, फिनिट वर्ब एग्री विथ सब्जेक्ट। कहने का मतलब कुछ नहीं है भाई साहब, इसका सेकंड नेम है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। ओके, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं ही राइट्स अ स्टोरी। गैस अभी आपने अगर एक या 10 से 20 सेकंड पहले अगर आप वीडियो पीछे भी करेंगे तभी आपको पता चलेगा, मैंने बोला था राजू गो, फिर बोला था सॉरी राजू गोज। क्यों मैंने बोला था ऐसा? बिकॉज जब मैं कहता हूं राजू तो कितने लोग हैं? ऑब्वियसली बोलते सर राजू द सिंगलर। जब मैंने कहा राजू गो, तो गो कौन है? गो अपने आप में प्लूरल है। अब ये प्लूरल कैसे है, इसके लिए अलग कहानी है। बट जब मैं बोलूंगा राजू गो, तो इसके लिए राजू गो नहीं आएगा बल्कि राजू आपका गोज आएगा। रीजन बिहाइंड, जब गोज के एंड में कौन है, मैंने आपको बताया था ना वीडियो के थंबनेल में कि भाई साहब 0.001 लोग ये ट्रिक जानते होंगे, बहुत कम जानते होंगे। रीजन इज कि भाई साहब राजू इज अ सिंगलर, तो ऐसा कोई वर्ब लगेगा विच हैज एस एट द लास्ट। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी वही बता सकते हैं ये चीजें। विच हैज एस एट लास्ट, जिसके एंड में एस हो वही ये चीज बता पाएगा कि भाई साहब वो सिंगलर है। अब बोलेंगे सर ये कैसी बात हुई? कोई भी, इज देयर एनी वर्ड विच हैज एस एट लास्ट, विल इट बी अ सिंगलर? आंसर इज यस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैं लिखता हूं शोज, बताओ क्या ये सिंगलर है? आंसर इज यस, लास्ट में एस है। ओके, मैं लिखता हूं स्पीक, क्या ये सिंगलर है? आंसर इज नो, ये प्लूरल, लास्ट में एस नहीं है। ओके, तो अगर ये प्लूरल है तो किसके लिए अप्लाई होगा सर? उसके लिए अप्लाई होगा जो सब्जेक्ट अपने आप प्लूरल होगा। मतलब अगर आपने सुना होगा, मैंने वहां पे ये भी बोला था राजू एंड रवि, यहाँ पे कितने लोग हैं? ऑब्वियसली यहाँ पे 2 लोग हैं। अगर यहाँ पे 2 लोग हुए तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो अगर ये चीज कोई प्लूरल है तो ऐसा कोई वर्ब लगेगा जो अपने आप में प्लूरल होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में बोलेंगे शी गोज टू स्कूल। ठीक है, या अगर मैं लिखूंगा, वन सेकेंड, ही
रन्स, वो दौड़ता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा ही रन, क्यों? बिकॉज सर ही तो सिंगुलर है, लेकिन रन तो अपने आप में प्लूरल है, बिकॉज ऐसा नहीं है ना, इसीलिए। ओके, सो आई थिंक आई एम प्रेटी मच श्योर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 3 हो गए हैं। रूल नंबर 4 वो क्या होगा कि रूल नंबर 4 आप ये सबका जैसे ही मैं रूल लिख के एग्जाम्पल पे पहुंचता, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोटबुक पे लिख लीजिएगा, बिकॉज ये गोल्डन रूल्स आप इन्हें कहेंगे। ओके, रूल नंबर 4 कहता है कि भाई साहब द वर्ब मस्ट एग्री विद द ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। अब बोले सर मतलब क्या? मतलब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, पहले अभी स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, शी एंड हर ब्रदर्स। अब जब मैंने बोला शी एंड हर ब्रदर्स, आर या इज, यहाँ पे बताओ मुझे। जब मैंने बोला शी एंड हर ब्रदर्स, कितने लोग हुए यहाँ पे? ऑब्वियसली यू विल से सर दीज ऑल आर प्लूरल, क्योंकि शी तो है एक, प्लस उसके सारे के सारे भाई, चाहे एक भी भाई होता तब भी दो, तो शी और एक भाई उसका दो हो गए। अब अगर यहाँ पे दो लोग हैं, इट मीन्स प्लूरल है, और यहाँ पे दो भी नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो मतलब जब दो से ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, दूसरा तो होता ही प्लूरल है, सिंपल बात है। अगर ये प्लूरल है तो ऐसा लगेगा जिसके लास्ट में एस नहीं है, मतलब एस वाला हट जाएगा, तो आंसर आर आ जाएगा। बट अगर मैं यही चीज़ को दोबारा से अप्लाई करता हूँ, ओके, अगर मैं इस चीज़ को दोबारा से अप्लाई कर, मैं ऐसा लिखता हूँ, मैं ऐसा लिखता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ शी, मैं ऐसा लिखता हूँ शी विद इन हर ब्रदर्स इज या आर गोइंग टू स्कूल। स्कूल, देखो यार, फर्स्ट ऑफ इसका मीनिंग समझो, इसका कंसेप्ट समझो। यहाँ पे शी अकेली है, विद इन हर ब्रदर्स मतलब हो गया उसके भाइयों के साथ साथ। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मान के चलो ये है बेचारी शी, ओके है, लेट्स सपोज ये बनाते हैं, ये बेचारी शी है। अगर ये शी है तो ये अपने भाइयों के साथ, इसका एक भाई ये है, एक भाई इसका ये है, लेकिन ये लोग पहले ही जा रहे थे ना, शी इनके साथ जा रही है, शी अकेली है तो इनके साथ जा रही है, तो इस कंडीशन में आर नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा जिसके लास्ट में एस हो, यानी इज होगा। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट डोंट गो विद द नियरेस्ट वन एंड डोंट गो विद द फर्स्ट वन। जो आपके साथ फर्स्ट वन होगा, कुछ मतलब रूल्स होते हैं ना, ऐसे कहते हैं नहीं भाई साहब जो करीब है उसके साथ ही जाओ, नहीं, उस कंडीशन फ्री प्लूरल हो जाएगा ना। जो चीज अलग है उसको अलग कंसीडर करो, और जब वो चीज अलग हो जाए देन आइडिया लगाओ कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, चलिए जी। देन वी हैव रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बोलता है? रूल नंबर 5 ऐसा बोलता है कि द टेंस consistency must be maintained in a sentence। मतलब भाई साहब किसी भी सेंटेंस में वो चीज होनी चाहिए जो उस सेंटेंस की टेंस वाली कंडीशन को शो करती हो। बोले सर ये क्या था? ये तो थ्योरेटिकल बात होगी, मैं आपको बताता हूँ। थ्योरी को मारो गोली, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया शी गोज टू स्कूल, 1 सेकेंड, ओके, शी गोज टू स्कूल एंड, ये इसको रेज करते हैं ना, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देन मुझे रेज करने दो। चलो मैं ऐसा लिखता हूँ, शी गोज एंड वेंट टू स्कूल। अब बोले सर ये कैसी बात होगी? क्यों? बिकॉज गोज तो प्रेजेंट का है, वेंट तो पास्ट का है। तो यही तो मैं आई एम टेलिंग यू ना कि भाई साहब जो चीज़ प्रेजेंट की होगी उसका सेंस प्रेजेंट में, जो चीज़ पास्ट की होगी उसका सेंस पास्ट में होगा। तो अब भी अगर कोई चीज़ प्रेजेंट में है तो पूरे का पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में ही होगा। एंड
अगर मैं बोला शी गोज टू स्कूल तो उस कंडीशन में शी गोज टू स्कूल तो ठीक है, लेकिन वेंट टू स्कूल नहीं आएगा। ओके, शी गोज एंड राइट्स अ लेटर टू रवि। ठीक है भाई साहब, चलो जी। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 6 हो गया। चलिए रूल नंबर 6 पे डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 6 हो गया। मैंने एक इसके बाद जो जेकेपी कांस्टेबल का लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसके पेपर में आपको लेके आऊंगा। उसके पेपर में जो क्वेश्चंस आए मैं आपको बताऊंगा कि उनको कैसे आप लोगों ने हैंडल करना था, और आप लोग आने वाले एग्जाम जो जेकेपी कांस्टेबल का उसमें अगर इस तरह के क्वेश्चन इस तरह का सिलेबस होता है तो उस कंडीशन में आप लोग कैसे उनको अप्लाई करोगे। इंग्लिश वॉज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स जो उस टाइम पे जेकेपी कांस्टेबल में आया था, है ना। वॉज ऑफ द वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट, इवन दो आई वुड से सबसे टफ सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश ही वहाँ पे पूछा गया था। उसके बाद थोड़ी बहुत अगर उन्होंने थोड़ा डीप लिया तो फिर मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस। चलिए उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 6 की बात कहता है कि भाई साहब अगर कोई सिंपल सेंटेंस है उसके पास ना कितने क्लास होंगे, सुबह सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लास होगा। ओके, उनके पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा। सर नो आइडिया, नहीं समझ आई, मैं आपको बताता हूँ ना भाई साहब। मैंने बोला सिंपल सेंटेंस वो होगा जिसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लास। नो, व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लास? इंडिपेंडेंट क्लास वो होता है ऐसा कोई भी क्लास जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो। कहने का मतलब ऐसा कोई क्लास जो अपने आप में सब्जेक्ट भी हो उसमें और वर्ब भी हो। कम से कम यार इतना तो हो, सब्जेक्ट और वर्ब तो हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं ऐसा लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ शी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है। तो क्या ये सेंटेंस कौन सा है? ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर ये ना आपका सिंपल सेंटेंस है। तो फिर कंपाउंड कौन सा हो गया? अगर मैं बोलूंगा शी सिंग्स वेल एंड हर ब्रदर वर्क्स, कुछ भी लिख लेते हैं, वर्क्स हार्ड। ठीक है, यहां पे ना इसका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। क्लियर है? यहां पे ऑब्जेक्ट इन द सेंस दिस इज नॉट एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट, दिस इज जस्ट अ टाइप ऑफ एडवर्ब, और आप इसको सिंपल सिंपल आप वर्ब का पार्ट ही मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब भी है, और यहाँ पे हर ब्रदर वर्क्स हार्ड, ये भी अपने आप में सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पे भी क्लियर है। तो अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब किसी जगह में क्लियर हो तो वो अपने आप इंडिपेंडेंट बनता है। ये भी किसमें? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ही क्लैरिटी दे रहा है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 7 आ जाता है। वो ये बोलता है कि कंपाउंड सेंटेंस, हाँ मैंने कर दिया, छोड़िए, रूल नंबर 7 वही होता है जिसमें इंडिपेंडेंट हो। मतलब कंपाउंड सेंटेंस कौन सा आप से लिखो, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है सर? जहां पे ना मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो एक तरफ, और आगे कोई कंजंक्शन हो, फिर दोबारा से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो। ओके, चलो आज 10 ही करते हैं ना, ज़्यादा हो जाएगा। रूल नंबर 18, रूल नंबर 18 ये बोलता है, सॉरी 8 रूल नंबर ये बोलता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसकी पहचान क्या होगी? उसमें ना एक क्लास होना चाहिए इंडिपेंडेंट, प्लस एक क्लास और होना चाहिए इंडिपेंडेंट, प्लस एक क्लास और होना चाहिए आपका डिपेंडेंट। ठीक है, अगर ऐसा हो कि इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट हो तो भी अपने आप में वो क्लास वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ इंडिपेंडेंट एक होगा प्लस एक ना आपका डिपेंडेंट हो सकता है, तो वो भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई साहब, अब उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा, लेट्स सपोज मैंने ऐसा लिखा, और ये क्वेश्चन आपको पता है जेकेपी कांस्टेबल वालों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये उधर आया हुआ भी था आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है। देखना ध्यान से सुनो, मैं वही एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ। आल्दो, ओके मैं लिख लेता हूँ आल्दो, या लिख लेते हैं आल्दो ही वाज टाइट, हालांकि वो थका हुआ था लेकिन उसने काम अपना कंटिन्यू रखा। ओके, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी अच्छे से, ताकि छोटी स्क्रीन में आपको अच्छे से पढ़ा जाए। ठीक है, अब मैंने क्या बोला यहाँ पे? मैंने बोला आल्दो ही वाज टाइट। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ आल्दो ही वाज टाइट, तो क्या ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होगा? आप बोलेंगे सर होता, लेकिन सिर्फ अगर यहाँ पे यहाँ से शुरू होता तो। अब अगर बीच में जो आल्दो आ गया ना, ये आपके लिए दरार पैदा कर गया। ओके, और आल्दो कह रहा है कि नहीं भाई साहब, कोई चीज़ होगी इससे आगे तो जाके क्लैरिटी होगी।
उसके लिए अगर आल्दो की वजह से हमें ना ही कंटिन्यूड वर्किंग लाना पड़ा ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो, यानी पहले वाला अपने आप में है 1 सेकेंड डिपेंडेंट, सेकंड वाला अपने आप में है इंडिपेंडेंट। तो अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो तो ये सेंटेंस अपने आप में कौन सा बन जाता है, ये सेंटेंस अपने आप में बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आ गया हमारे पास रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या होता है? रूल नंबर 10 ये कह रहा है, अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। रूल नंबर 10 वो ये कहता है कि जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो कभी भी इकलौता नहीं होता। ध्यान से सुनना, डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी, डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड एलोन, वो कभी भी अकेला स्टैंड नहीं कर सकता यार। अगर मैं लिख देता हूं बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि ना ये बारिश हो रही थी। अब देखो यार, पहली टिप है ये, ओके। आप एग्जांपल नंबर 1 को देखें, देन एग्जांपल नंबर या ऑप्शन नंबर 2 को देखें। अब सेकंड ऑप्शन क्या बोलते हैं? सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि बिकॉज इट वाज रेनिंग। अब पूरा लिख लिया खुद ही है ना। अच्छा, अब कॉमन में मैंने क्या लिख दिया, वी स्टेट होम। ठीक है, हालांकि क्योंकि इस वजह से कि भाई साहब बारिश हो रही थी तो हम घर रुके। मैंने ऐसे बोला क्योंकि ना बारिश हो रही थी, तो क्या क्योंकि बारिश हो रही थी अपने आप में कोई मीनिंग बनेगा? ऑब्वियसली नहीं बनेगा। अगर मैंने बोल दिया क्योंकि बारिश हो, तो क्या इसका कोई मीनिंग है? नहीं सर, इसका ना कोई मीनिंग नहीं है। तो व्हाट इज एक्चुअली मीनिंग? मीनिंग यहाँ पे क्या है? मीनिंग ये है यहाँ पे कि बिकॉज इट वॉज रेनिंग तो हम लोग घर ही रुके थे। ओके, इज इट क्लियर टू यू? आज हमने सिर्फ 10 ही पढ़े हैं, कल हम पढ़ेंगे 1 सेकेंड, कल हम पढ़ते हैं 10 से 20 तक। फिर हमारे जो सेंटेंसेस के रूल्स हैं ये खत्म हो जाएंगे। फिर हमारी उसके बाद जो वीडियो होगी वो होगी हमारे जेकेपी कांस्टेबल का जो पहला पेपर था 2024 फर्स्ट दिसंबर को, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम क्लास वाला पूरा करेंगे। फिर हम जेकेपी कांस्टेबल का जो टेलीकॉम का पेपर हुआ था वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर एक टॉपिक और करेंगे, फिर फोटोग्राफी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो 2020 आई थिंक 2024 के स्टार्टिंग जैन में आई थिंक हुआ था, हेल्ड हुआ था, तो उस टाइम वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस चैनल पे हम लोग इंग्लिश को इस तरीके से करवा देंगे कि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यू विल नॉट हैव टू पे अ सिंगल टाइप ऑफ सिंगल रुपी ऑफ कोर्स। ओके, सबको फ्री ऑफ कास्ट हर चीज़ पे प्रोवाइड करी जाएंगे। पीडीएफ वगैरह के लिए कोई भी कंटेंट चाहिए हो, आप ZB लैंग्वेज लैब को फॉलो कर लीजिएगा। दिस इज़ ओवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है, ZB लैंग्वेज लैब, या मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या किसी कमेंट में पिन कर दूंगा। उसके बाद अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो तो आप सिंपल आप इस इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इंग्लिश विथ जफर, ठीक है। आप इस पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।